अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाजरीन, मार्केट के सेंटिमेंट्स की बात की जाए तो आज के दिन एक फाइनली ब्रीथ दिखाई दे रहा है। कल हम कह सकते हैं कि मार्केट के अंदर एक ब्लड बाथ या फिर एक रेड टेरिटरी परफॉर्मेंस देखी गई थी फॉलोइंग दी बजट अनाउंसमेंट। उसके बाद मार्केट ने जो है वो थोड़ा सा एक नेगेटिव उसको प्रिवेल किया, एक नेगेटिव जेस्चर विटनेस किया गया। कल के दिन हमने ये भी देखा कि IMF के हवाले से भी कुछ रूमर्स थे। ये भी कहा जा रहा था कि IMF का जो प्रोग्राम है वो थोड़ा डिले हो रहा है, शायद इस वजह से मार्केट जो है वो रिएक्ट कर रही है। या फिर हम कह सकते हैं कि बैंकिंग सेक्टर के ऊपर जो ड्यूटी जो टैक्स इम्पोज किया गया वो भी एक थोड़ा सा हम कह सकते हैं वन ऑफ द रीज़न था जिसकी वजह से मार्केट के अंदर जो है वो नेगेटिविटी देखी गई। तो कल के दिन थोड़ी सी हम कह सकते हैं कि मार्केट ने पॉइंट्स लूज किए। आज के दिन रिकवरी तो नहीं, लेकिन एटलीस्ट मार्केट ने ब्रीथ लिया है। फाइनली 41,000 का लेवल सस्टेन हुआ, अचीव हुआ, और साथ साथ हम कह सकते हैं कि आज के दिन मार्केट की परफॉर्मेंस में एक ऐसी चीज़ दिखाई दे रही है जिससे ये एक्सपेक्टेशन है कि आने वाले दिनों में भी बुल रन एक्सपेक्ट किया जा सकता है। सो ये थी मार्केट की बात। इकोनॉमिकली भी डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन डेली हाइलाइट्स। आज की मार्केट की परफॉर्मेंस देखते चलते हैं। ओपन हुई मार्केट 40,879.93 के लेवल पर। हायर साइड पे मार्केट गई 41,115.72, लोअर वाज 40,657.88 एंड फाइनली क्लोजर 41,054.68, यानी कि 174.75 का इजाफा आज के दिन देखा गया। टर्नओवर में करंटली 120.06 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए, 43.57 का डिक्लाइन देखा गया। 3.36 बिलियन रुपीस वैल्यू देखी गई, विच इज ड्राई। वॉल्यूम लीडर्स में ओनली वन स्क्रिप्ट इन रेड टेरिटरी। यूनिटी फूड इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं 0.12 के डिक्लाइन के साथ। 20.05 पे क्लोजर, 8.18 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। के इलेक्ट्रिक सेकंड स्पॉट पे 0.02 का इजाफा देखा गया, 2.57 पे क्लोजर रहा। 7.42 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए एंड लास्टली हम नेटवर्क लिमिटेड 0.08 का इजाफा देखा गया, 7.16 पे क्लोजर, 7.27 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड। अगेन हम कह सकते हैं वॉल्यूम लीडर्स में पेनी स्टॉक्स देखे जा रहे हैं। अनदर थिंग इज दैट हम नेटवर्क लिमिटेड कल भी लाइमलाइट में देखा गया, आज भी लाइमलाइट में देखा गया, क्योंकि वो जो एक फिल्म इंडस्ट्री को थोड़ा सा इंसेंटिव दिया गया है उसका इम्पैक्ट आई थिंक कि यहाँ पर जो है वो ज्यादा दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करने वाले हैं पोस्ट बजट सिनेरियो देखा जा रहा है, क्या उसके इम्पैक्ट्स आएंगे, साथ साथ कैपिटल मार्केट पे इसकी परफॉर्मेंस पे क्या इम्पैक्ट होगा, जो कि कल के दिन एक थोड़ा सा नेगेटिव देखा गया था, आज पॉजिटिविटी थी, तो क्या रीजंस होंगे, आने वाले दिनों में कितना ज्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा वो हम डिस्कस करेंगे। सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस जो कि हम डेली बेसिस पे सोचते हैं कि थोड़ा सा कवर कर जाएं, लेकिन एक कुछ ही चंक हम जो है वो डेली कवर कर पाते हैं, तो आज के दिन भी हम कोशिश करेंगे कि सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस के हवाले से बात करेंगे। जो बजट में टैक्सेशन भी इम्पोज किया गया है, साथ साथ जो इंसेंटिव्स दिए गए वो कितना ज्यादा इंप्लीमेंट होते हुए दिखाई देंगे और इसका रिजल्ट क्या आएगा वो आज हम डिस्कस करेंगे। साथ साथ टैक्सेशन जिसके हवाले से हमने बात भी की, फिक्स टैक्स रिजीम काफ़ी अरसे बाद ये भी जो है वो हाईलाइट की गई है। फिक्स टैक्स रिजीम जो कि काफ़ी अरसे से डिमांड्स भी थी और टैक्सेशन सिस्टम यानी कि टैक्स बेस बढ़ाने के लिए ये ज़रूरी था, तो फिक्स टैक्स रिजीम के ऊपर भी आज हम बात करने वाले हैं। एक्सक्लूसिव पैनल हमारे साथ मौजूद है, उनको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इंजीनियर MA जब्बार साहब, आप फॉर्मर चेयरमैन हैं साइट एसोसिएशन के, एनालिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ मौजूद हैं अफरोज मर्चेंट साहब, आप CEO हैं मर्चेंट इन्वेस्टमेंट के। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो बोथ ऑफ यू। मार्केट के हवाले से बात करते हैं तो अफरोज साहब पहले मैं आपसे आगाज़ कर लेती हूँ। मार्केट में आज एक फाइनली ब्रीथ देखा गया। स्टॉक मार्केट की बात की जाए, इकोनॉमिकली हमारी कंडीशन है वो भी आप डिस्क्राइब करें। साथ साथ जो एक बजट आने के बाद कल के दिन एक फियर देखा गया था, मार्केट एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही थी या फिर हम कह सकते हैं डाइजेस्ट नहीं कर पा रही थी चेंजेस को, क्या रीजंस थे? और आज के दिन जो ब्रीथ आया है इसके बाद क्या ये हम बात को जो है वो यकीनी समझें कि अब आने वाले जो 3 ट्रेडिंग सेशंस हैं वो बुल रन की तरफ जाएंगे? देखिए, बजट फ्राइडे को प्रेजेंट हुआ है और वो बिल अभी प्रेजेंट हुआ है। वो बजट जो है वो पास नहीं हुआ है, एंड ऑफ जून होपफुली पास होगा, बट उसमें कहीं अमेंडमेंट्स की ज़रूरत हुई तो आई एम श्योर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मिफ्ताह इस्माइल उसको कंसिडर करेंगे और उसमें अमेंडमेंट्स हर साल कुछ ना कुछ अमेंडमेंट्स ज़रूर होती है। अब फ्राइडे के दिन जब बजट प्रेजेंट किया गया तो बैंकिंग इंडस्ट्री में 35% कॉर्पोरेट टैक्स था, उसको 45% कर दिया। तो जो कल आप देखें 1100 पॉइंट में तो तकरीबन 500 पॉइंट्स तो बैंकिंग सेक्टर के थे, क्योंकि 35 से 45 इज़ अ ह्यूज नंबर, ये मोर देन 33-35% बढ़ा देना। एक्चुअली कॉर्पोरेट टैक्स रेट दुनिया भर में अब कम हो रहा है, सो दैट बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट इंडस्ट्री लगाएं,
انڈسٹری لگائیں گے تو ایمپلائمنٹ جنریٹ ہوگا, ایمپلائمنٹ جنریٹ ہوگا, اور جتنے زیادہ انڈسٹری لگیں گے ہاں ٹیکس ان کو مل ہی جائے گا, کیونکہ 5 کی جگہ 10 انڈسٹری ہوگی تو 10 انڈسٹری ٹیکس دے گی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کچھ زیادہ کر دیا ہے, بٹ آئی ایم کوائٹ ہوپ فل. دیکھیں آئی آلویز بلیو پرسنلی, بیکاز آئی ایم اے اسٹوڈنٹ آف اکنامکس اینڈ آئی اسٹڈیڈ اکنامکس ان اسکول, کالج, یونیورسٹی, اینڈ آئی آلویز بلیو اکانومی کو رن کرنے کے لیے یو مسٹ ہیو این اکانومسٹ. اور ہمارے ڈاکٹر مفتاح اسماعیل وینٹ ٹو وارٹن اسکول وچ از دا بیسٹ اسکول, وہاں سے ڈاکٹریٹ کیا, آئی ایم ایف میں کام کیا. تو اکانومسٹ جو ہے میں سمجھتا ہوں یہ اتنا آسان نہیں تھا. یعنی دیکھیں لاسٹ ایئر ہے, اگلے سال الیکشنز ہونے ہیں, انہوں نے پاپولر بجٹ نہیں دیا. انہوں نے ریئلائز کیا, اگر آپ ان کے باڈی لینگویج دیکھیں, کہ میں پاپولر بجٹ دوں یا اکانومی کو بچاؤں یا پاکستان کو بچاؤں. انہوں نے فائنلی ڈیسائیڈ کیا پاکستان اور اکانومی کو بچانا زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو سب کے لیے ٹف ہے, کیپٹل مارکیٹ کے لیے بھی ٹف ہے, بٹ حالات ایسے ہو گئے, اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو وتھ پاکستان. دیکھیں یوکرین وار پاکستان کی وجہ سے تو نہیں ہوئی ہے کہ $60 سے $120, 100% ہمارا آئل امپورٹ $10 بلین تھا, اب $20 بلین ہو رہا ہے, تو $10 بلین از اے ہیوج فگر. تو اس کی وجہ سے دنیا بھر میں یو ایس اے از گوئنگ تھرو 40 ہائی انفلیشن 8.5%. یہ دنیا میں یہ کوئی ایسا نہیں کہ صرف پاکستان افیکٹ ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں بہت ٹف فیصلے کیے ہیں, لیکن اکانومی کے فیور میں لیے ہیں, پاکستان کے فیور میں کیے ہیں. رائٹ, آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے اچھا بجٹ آ سکتا تھا؟ تو یہ بجٹ کی کیٹیگری, کس کیٹیگری میں آپ اس بجٹ کو رکھتے ہیں یہ بھی میں آپ سے پوچھوں گی, لیکن میں انجینئر صاحب سے جو ہے وہ انٹروڈکٹری کامنٹ لے لوں. انجینئر صاحب, ٹیکسیشن سسٹم کی بات ہوئی ہے, ٹیکس نیٹ ٹیکس بیس بڑھانا ہے, اور ٹیکس بیس بڑھانے کے لیے ہمیں فائلرز بھی ریکوائرڈ ہیں, ساتھ ساتھ ان لوگوں کو بھی ٹیکسیشن سسٹم میں لانا ہے جو آج تک جو ہے وہ ٹیکس کبھی سسٹم میں آئے ہی نہیں. تو ایک چیز جو ہم ہمیشہ آپ اور ہم اس پروگرام میں ہائی لائٹ کرتے رہے وہ ہے فکس ٹیکس رجیم, جو کہ انڈائریکٹ ٹیکس سے کافی زیادہ جو ہے وہ ایک صحیح اور ایک میٹرفل تھنگ ہے. تو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ فکس ٹیکس رجیم پہ جانا اس بار, چاہے وہ کیٹیگوریکلی آپ ڈیوائڈ کر دیں چیزوں کو, پھر اس کے بعد وہ جو ہے وہ امپلیمنٹ ہوگا, کتنا امپورٹنٹ تھا سر یہ پہلے بھی لینا؟ دیکھیں فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس, جہاں پہ میں نائب صدر بھی ہوں, ہم نے بجٹ بناتے وقت جو ہے یہ دیکھا کہ جو نیٹ میں لوگ جو انٹر ہو چکے ہیں ان کی تعداد بہت کم ہے. یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ میں 20-25 سالوں سے اس ٹیکسیشن کمیٹی میں کسی نہ کسی صورت میں کنوینر, ڈپٹی کنوینر موجود رہا, اور یہ چیز کہ پاکستان میں ایک جو ہمارا نیٹ ہے وہ براڈن نہیں ہو رہا ہے, اور یہ باتیں 20-25 سال پرانی ہیں. اس کے لیے مختلف ادوار میں مختلف قسم کی جو ہے وہ طریقہ کار کو انٹروڈیوس کیا گیا کہ یہ نیٹ جو ہے اس کو ہم براڈن کریں. اب یہ سن 2000 کی باتیں ہیں, پتہ نہیں آپ پیدا ہوئی یا نہیں ہوئی, بہرحال سن 2000 میں جو ہے وہ مجھے یاد ہے کہ جنرل پرویز مشرف جب آیا تھا تو اس زمانے میں یہ ایک آرڈیننس نکلا تھا جس کا نام تھا 2000/25 ایک آرڈیننس. اس میں یہ کہا گیا تھا کہ سارے لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کریں اور ان کی کیپیبلٹیز کو ایک ڈیٹا بینک کے ذریعے ویریفائی کر کے ان کو اس میں لایا جائے. اب آپ کے اس سوال کی طرف جلدی آنے کی کوشش کرتا ہوں کیونکہ میں تھوڑا سا اکیڈمک ہوتا جا رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ یہ کس حد تک درست ہے. جی دیکھیں جس ملک میں 41,000 لوگ سیلز ٹیکس میں ایکٹیو رجسٹریشن ہو, جس ملک میں تعداد جو ہو ایک رجسٹر پرسنز کی بہت ہی کم ہو, جس ملک میں ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو جو ہے وہ دوسرے ممالک کے ساتھ اگر ہم تقابل کریں تو بہت ہی کم ہے, وہاں پہ ہمارا خیال یہ ہے کہ آج بھی کہ ایک فلیٹ ریٹ, فکسڈ ریٹ اور ایک چھوٹا ریٹ, یہی ایک طریقہ کار ہے جس سے پاکستان کی اکنامی جو ہے اس کو براڈن کیا جا سکتا ہے ٹیکس پیئرس کے ذریعے. میرے اپنے خیال میں اس بجٹ میں یہ جو انٹروڈیوس کیا گیا ہے, حالانکہ اس کو مزید اب توضیحات کی ضرورت ہوگی کیونکہ یہ انکم ٹیکس کے حوالے سے آیا ہے کہ بجلی کا بل 30,000 3,000 لے لیں, 50 تو 5,000 لے لیں. ابھی تھوڑا سیلز ٹیکس کے حوالے سے بھی تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہوگی کہ کیوں. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو بھی چھوٹے دکاندار ہیں, جو چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں, نان ایئر کنڈیشن دکانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, جن کے بچے جو ہیں ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں, جو ایک قسم کا فیملی بزنس ہے چھوٹا سا, ان کو ان کی تعداد بھی بہت بڑی ہے.
لیکن آپ ہر گلی کوچے میں جائیں گے آپ کو کچھ نہ کچھ دکانیں نظر آئیں گی. ایگزیکٹلی. آپ اگر انٹیریئر میں جائیں گی تو آپ کو چھوٹے چھوٹے گاؤں میں کم سے کم میں کہوں گا کہ جہاں پہ 1 لاکھ لوگ کہتے ہیں آپ کو کم سے کم 5-6 ہزار دکانیں بھی نظر آئیں گی. تو ان لوگوں کو انٹروڈیوس کریں اس سسٹم میں, جس کے لیے میرا خیال ہے کہ ایک جو انہوں نے انیشیٹ کیا ہے, آئی ول اپریشیٹ دیٹ. حالانکہ کچھ جو یونیورسٹی کے استادات ہیں جیسے شبر زیدی وغیرہ وہ اس کی مخالفت کر رہے ہیں, جو میرے اپنے خیال میں مناسب بھی نہیں ہے. یہ ایک سسٹم انٹروڈیوس کیا گیا ہے, اب اس سسٹم کو جو ہے وہ ہم نے کیا کرنا ہے, سسٹین کرنا ہے. ان کے یہ جو انکم ٹیکس, سیلز ٹیکس, ایک سمپل, میں کہتا ہوں پھر میں ریپیٹ کر رہا ہوں, فلیٹ ریٹ, لو ریٹ اینڈ فکس ریٹ, یہی ایک سولوشن ہے. میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, ہم نے تو 3 سال پہلے فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس سے ایک ان کو بجٹ بھی بنا کر دیا. ہم نے کہا دیکھیں, جو تھوڑا سا غور سے سنیں, اگر وی اے ٹی موڈ, ویلیو ایڈیڈ ٹیکس موڈ میں ہم ان پٹ آؤٹ پٹ کے سسٹم پہ جب جاتے ہیں تو ایف بی آر کو زیادہ سے زیادہ 6% پیسے ملتے ہیں. 17% ٹیکس میں ایف بی آر کو نیٹ کتنے ملتے ہیں, 6%. تو ہم نے یہ کہا کہ جب ٹیکس کا آپ کے پاس کلیکشن ہی نیٹ 6 ہے تو آپ 5% پہ رکھیں, مگر 5% سب کے لیے. ہم نے ایک پورا سسٹم بنا کے دیا جس کو ہم کہتے ہیں سمپلیفیکیشن آف ٹیکسیشن نظام, کہ روزانہ آپ کے ٹیکس اسٹیٹیوٹس میں جو تبدیلیاں آتی ہیں ہر آدمی تو تبدیلیوں کی بھی سر اس کو بھی اوائڈ کیا جائے, ایک ون ونڈو آپریشن ہو, اور ساتھ ساتھ بزنس کمیونٹی کو بھی یہ ریلیف دیا جائے کہ بار بار انہیں بادر نہ کیا جائے. یہ ایک سب سے زیادہ سمپلیفائڈ ٹیکسیشن سسٹم کا جو نظام ہے, کبھی آپ ایک پروگرام کریں, ان کو بھی بلا لیں, میں آپ کو سمجھاؤں گا. اس نظام کے تحت آج بھی ہم 10,000 ارب روپے جمع کر سکتے ہیں اگر اسے پراپر وے میں چلایا اور جائے تو. پچھلے پرائم منسٹر نے ہماری بات سنی بھی, اور انہوں نے اس کے اوپر آرڈر بھی دیے کہ اس نظام کو دیکھا. ہاں, آرڈر ہوئے, انہوں نے نیچے ایف بی آر کو آرڈرز دیے. میں چونکہ اس کے کنوینر تھا, آرڈرز کیے کہ اس نظام کو دیکھیں, اس کی وہ چیزیں جو ایگریڈ وہ بتائیں. ایف بی آر کو آرڈر ہوا, اور اس کی وہ چیزیں جو پارٹلی ایگریڈ اور وہ چیزیں جو ناٹ ایگریڈ, ان تینوں کا مجموعہ لائیں. ہم دیکھیں کیا پاکستان میں 10,000 ارب روپے کا ٹیکس بغیر کسی جنگ کے, بغیر کسی سٹنس کے, بغیر کسی گھیراؤ کے, آپ دیکھتی ہوں گی کہ اسمال ٹریڈرز کی جتنی ایسوسیشن ہیں وہ آج تک ٹیکس کے حوالے سے سیٹل نہیں ہوئی ہیں. ہم ان کو اکثر الزام دیتے ہیں کہ ٹیکس میں نہیں آنا چاہتے ہیں. یہ بات نہیں ہے, وہ ٹیکس میں آنا چاہتے ہیں, مگر ایک کمپلیکیٹڈ سسٹم جس کو ہم کہیں گے کہ نوٹس مینوفیکچرنگ مشینری سے وہ دور رہنا چاہتے ہیں. ایف بی آر کی اگر آپ ایک ڈیفینیشن لے لیں تو ڈیفینیشن یہ بھی ہوتی ہے کہ نوٹس کی پیداوار کمپنی, اس نوٹس کی پیداوار کمپنی جو ہے ان لوگوں کو ڈراتی ہے. پوائنٹ ٹیکن سر. افروز صاحب, بجٹ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, تو بجٹ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بجٹ دیا گیا ہے, کیا اس سے اچھا یا اس سے بہتر کوئی بجٹ ہو سکتا تھا؟ جو انسینٹیو یا جو ٹیکسیشن امپلیمنٹ کیے گئے, یا پھر جو سسٹم انٹروڈیوس کروائے گئے نیو, کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں, ایز فار ایز اچھا بجٹ ہر کوئی اپنے حساب سے کہے گا. اگر آپ کسی بلینئر یا ملٹی بلینئر سے آپ اگر یہی سوال کریں گے تو وہ کہے گا کہ یہ اچھا بجٹ شاید نہیں ہے, کیونکہ پراپرٹی میں پلاٹس میں ڈسکریج کرنے کے لیے لوگ کنسٹرکشن کرے, ان پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز میں اگر وہ انویسٹ کرتے ہیں, اس کی وجہ سے پراپرٹی کی پرائسز ایب نارمل اور آرٹیفیشل ہو گئی ہے. اور اس میں آپ 20 سال پہلے پلاٹ لے لیں, کوئی ٹیکس آپ کو نہیں دینا 20 سال تک, تو لوگ پروڈکٹیو, آپ یو آر ناٹ جنریٹنگ اینی ایمپلائمنٹ. اگر میں پلاٹ لے کے 20 سال تک بیٹھا رہا ہوں تو میں اس میں کوئی ایمپلائمنٹ جنریٹ نہیں کرتا. تو اس میں بھائی اس کو کنورٹ کریں ہاؤس میں, کسی کو آپ رینٹ پہ دیں, یا بزنس پلاٹ سے اس کو کمرشل اس کو بنا کے اس کو رینٹ پہ دیں. تو وہ جو مڈل کلاس طبقہ ہے, میں سمجھتا ہوں مفتاح اسماعیل صاحب کو بہت زیادہ کریڈٹ جاتا ہے. سیلریڈ کلاس جو سب سے زیادہ ٹیکس کمپلائنٹ ہے اس ملک میں, وہ ان کو 12 لاکھ تک جو ہے آلموسٹ زیرو کر دیا. 100 روپیز از اے ٹوکن ٹیکس, کہ وہ مہینے کا 1,00,000 روپے کما رہے ہیں پر ایئر 12 لیکس, منتھلی 1 لاکھ, کہ اپ ٹو 12 لیکس, یعنی پریکٹیکلی دیر از نو ٹیکس. کیونکہ یہ جو انفلیشن ہوا ہے, آل ٹائم ہائی انفلیشن آل اوور دا ورلڈ, ناٹ اونلی پاکستان. تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا اسٹیپ ہے. آئی ہوپ IMF اگریز ٹو اٹ, بیکاز یہ مڈل کلاس طبقہ ہے. اب میں پراپرٹی میں آپ کو بتاؤں کہ پراپرٹی میں بلینئرز اینڈ ملٹی بلینئرز کین بائی بنگلوز جو 25 کروڑ 30 کروڑ 50 کروڑ کے ہوتے ہیں.
कोई छोटा आदमी वो नहीं ले सकता, वो तो फ्लैट भी एक जिंदगी में एक दफा ले लें तो ताकि प्राइसेस कम आए। आज 3 बेडरूम का अपार्टमेंट 3 करोड़ का हो गया है। somebody who's doing has done a masters and joining the employment market, तो पूरी जिंदगी 3 करोड़ का फ्लैट नहीं ले सकेगा। तो हमने प्लॉट में इन्वेस्ट करके, इंक्लूडिंग माई सेल्फ आई वुड से, कि हम प्लॉट में इन्वेस्ट करके हमने प्रॉपर्टी की वैल्यू को आर्टिफिशियल एबनॉर्मल कर दिया है, एंड पाकिस्तान और इकोनॉमी इज नॉट बेनिफिटिंग आउट ऑफ इट। तो उसमें इन्होंने 1% टैक्स लगाया, किसी की 10 करोड़ की अगर प्रॉपर्टी है तो उसमें आप उसमें भी एग्जेम्पशन दिया है, 1 हाउस आप अपना एग्जेम्प्ट है, सेकंड जहां आप रह रहे हैं। तो अच्छा, और फिर आप देखें फ्लैट में पहले ये था कि आप जो है 4 साल बाद बेचें तो देयर वाज कैपिटल गेन टैक्स। अब फ्लैट के लिए अगर 2 साल बाद बेचें तो भी कैपिटल गेन टैक्स नहीं है, यू नो। तो ये इन्होंने मिडिल क्लास को काफी इन्होंने बेनिफिट दिया है, इसलिए मिडिल क्लास इस बजट को अप्रिशिएट कर रहे हैं। जो अमीर तबका है अनफॉर्चुनेटली, जो इस मुल्क में जितना टैक्स देना चाहिए वो नहीं दे रहा है। 2 मिलियन फाइलर्स है हमारे 22 करोड़ की आबादी में, 3 मिलियन इसलिए है, 1 मिलियन जीरो टैक्स दे रहे हैं। तो फाइलर इसलिए है कि उनको डबल टैक्स ना लगे। तो जब्बार साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं इनकी बात पे एक अगर मुझे 1 मिनट दें, जब्बार साहब ने बहुत अच्छी बात की कि 10 अरब रुपया तो हम सिंप्लीफाइड तरीके से ले सकते हैं, एंड बिकॉज फेडरेशन के वाइस चेयरमैन है तो ही अंडरस्टैंड्स दिस थिंग्स इवन बेटर। कि मैं एग्जांपल दूं, हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स या यूएसए या कनाडा में उनके बच्चे वहाँ पर है, तो वो कहते हैं कि हम यूएसए में कमाते हैं, कनाडा में कमाते हैं, एंड दे आर नॉट फ्रॉम फाइनेंस प्रोफेशन एट ऑल। वो खुद ही टैक्स को फाइल करते हैं, टेक्स ओनली 15-20 मिनट्स। उनका एक रिफंड का भी होता है प्रोसीजर कि जितना एग्जाम्शन, जितना आपने टैक्स ज़्यादा डिडक्ट हुआ है, कुछ एग्जाम्शंस मिलते हैं, उनके टैक्स का रिफंड भी 2 वीक्स में आ जाता है, यू नो। तो ये जो जब्बार साहब कह रहे हैं कि अगर उसको सिंप्लीफाइड किया जाए और बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट 100% ऑनेस्टी से ये निज़ाम हो, तो मैं समझता हूँ कि जो कम टैक्स देना, और ये बड़ा अच्छा फैसला कि शॉप कीपर्स को छोटे छोटे इनको एटलीस्ट टैक्स नेट में ले आए। तो आपको सिंप्लीफाई करने की बहुत ज़रूरत है, एंड इट शुड बिकम पेपरलेस। यूएसए में पेपरलेस, ये बात बिल्कुल पेपरलेस होना चाहिए कि ये नहीं कि भाई आपका कोई ऑडिट हो रहा है, ये हो रहा है, आप ऐसे सिस्टम्स हो कि आपको मालूम होना चाहिए, CNIC बेस्ड सारी चीजें होती है। तो गवर्नमेंट कैन कैप्चर एनीथिंग। राइट, पॉइंट टेकन। एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है इंजीनियर साहब। एग्रीकल्चर जो इंडस्ट्री या हमारा जो सेक्टर है एग्रीकल्चर सेक्टर, उसको इंसेंटिव देना, उसी को बढ़ाना जो है वो नीड ऑफ द आवर है। हम अक्सर प्रोग्राम में डिस्कशन करते रहे कि हमारी फूड बास्केट जो है वो काफ़ी कमज़ोर हो गई है या कम हो गई है। फूड बास्केट बिल्कुल ही ख़त्म होने के बराबर है पाकिस्तान की। पूरी दुनिया में फूड शॉर्टेज या फूड इमरजेंसी क्राइसिस जो है वो विटनेस किए जा रहे हैं। क्या समझते हैं आप, क्या पाकिस्तान के अंदर अब जबकि तवज्जो दी जा रही है, अगर आप थोड़ा सा 10 साल या 20 साल पहले चले जाएं तो जो हमारे पास प्रोडक्शन अमाउंट होता था, जो हमारे पास एक फूड बास्केट होती थी, अब तो बिल्कुल वो ना के बराबर है। अब आप क्या करेंगे आने वाले दिनों में? तो इसके लिए जो इंसेंटिव इस बजट में दिए गए हैं, क्या वो काफ़ी हैं या इससे ज़्यादा मज़ीद और होने चाहिए थे? देखिए, इन पिछले 5 सालों से एग्रीकल्चर के ऊपर बातचीत हो रही है, और उस बातचीत में जो मुतालबे हैं वो यही हैं कि किसी तरीके से वो जो HR एग्रीकल्चर के साथ है उसको एक रीज़नेबल, कम से कम उसके मफादात, जिसको हम कहेंगे प्रॉफिट्स, एक बिजनेस है ये भी, उसमें उसके किसी तरीके से एक रीज़नेबल मफादात की निगरानी की जाए। उसको किसी तरीके से डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पे एक रिसर्च, गवर्नमेंट थोड़ा सा एग्रीकल्चर रिसर्च में अखराजात करे, हालांकि कर रही है, मगर उसके कोई भी एक एंड रिजल्ट जो है इन प्रैक्टिस नहीं नज़र आते हैं। यूनिवर्सिटीज़ है एग्रीकल्चर किसी तरीके से ये भी इनके साथ मुंसलिक हों, क्योंकि 2 ही चीज़ें होती हैं। देखिए, चाहे आप इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग की बात करें या एग्रीकल्चर, एक होती है प्रोडक्शन और दूसरी होती है प्रोडक्टिविटी। जिन मुल्कों ने प्रोडक्शन के साथ प्रोडक्टिविटी को साथ लेकर चले हैं, वहाँ पे आपके पर एकड़ जो यील्ड्स हैं ना, उसमें एक खातिर ख्वाह जो है वो इजाफा हुआ है। अब थोड़ी देर के लिए अगर हम पाकिस्तान के तरफ वापस आएँ तो हम हैरान हो जाते हैं कि एक यील्ड जो है वो पाकिस्तान को इंडिया के साथ हम कंपेयर कर रहे थे,
تو ہم نے دیکھا کہ انڈینس جو ہے وہ پاکستان کے مقابلے میں اگر ہم ایک انڈیکس پہ آ رہے ہیں تو انڈینس 1.6 پہ آ رہے ہیں، کہ اسی جگہ میں وہی کراپ انڈیا 1.6 ٹائم ان ٹرمز آف ویٹ لے رہا ہے اور ہم 1 لے رہے ہیں۔ چائنا کے پاس ہم جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ 3.2 پہ جا رہا ہے، انڈیا سے بھی ڈبل۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیا اسٹریٹجی یوز کر رہے ہیں جو ہم نہیں کر سکتے؟ ایگزیکٹلی، تو ہمیں جو ہے وہ ایک سائنٹیفک ریلیٹڈ بیس جو ہے، ایک میکنائزیشن جو ہے جس کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ پروڈکٹیوٹی میں آپ کی جو ہے کچھ اثر انداز ہو، پلس لوگوں کو ہمیں پڑھانے کی بھی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں پاکستان میں انفارچونیٹلی 51.6% لوگ اسکولوں میں نہیں گئے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ہماری آبادی تو بالکل جاہل المتعلق ہے، اگر مجھ سے پوچھیں 50% آپ کے لوگ اسکولوں میں نہیں گئے ہیں۔ اب اس 50% لوگ جو نہیں گئے ہیں اس میں سے 43% وہ لوگ ہیں جو اس ایگریکلچر کے ساتھ منسلک ہیں۔ اب یہ بتائیں کہ ان کو نہ فقط ایجوکیشن کی ضرورت ہے، ان کو ایک کوآپریٹو سسٹم میں گورنمنٹ کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے میں سارے بجٹوں میں دیکھتا ہوں کہ جی ایک 500 ٹریکٹروں کے اوپر سبسڈی دی گئی، ہاں یہ فرٹیلائزر کے اوپر کچھ تھوڑی رقومات اوپر نیچے کی گئیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہاں جی سیڈ جو ہے، آج بھی 5 سالوں سے ہم یہ ڈسکشن کرتے آئے ہیں کہ پاکستان میں جو سیڈ ہے، بایوجینٹک سیڈ، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اتنے کمزور ہیں کہ ہم یعنی آپ حیران ہو جائیں گی کہ پاکستان میں ایک ہیڈ ہے امپورٹس کا جس کو ہم کہتے ہیں فوڈ، $16 بلین کا وہ ہیڈ ہے۔ اس 16 بلین میں ایک بڑی ریکوائرمنٹ جو ہمارے ایگریکلچر کی ہے، پیسٹیسائڈ، انسیکٹیسائڈ، سیڈز وغیرہ جو ہیں بایوجینک وہاں سے آئیں، اس سب جگہ پہ ہم دیکھیں کہ وہ بھی ہمارے پاس امپورٹ ہو رہے ہیں۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اب ہمیں اسمارٹ بننا چاہیے، انوویٹو ہونا چاہیے۔ پرائم منسٹر کے ہاں جب ابھی پری بجٹ ہو رہی تھی آئی واز آلسو دیئر، تو وہاں پہ ایک صاحب نے جو خود پرائم منسٹر کو جاننے والے تھے وہ آئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ جی بات دراصل یہ ہے کہ میں تو 29 روپے میں کلو بیچ رہا ہوں آلو، مگر کمانے والے لوگ جو ہیں وہ 1000 روپے کما رہے ہیں، 1000 روپے پر کے جی آلو۔ اس کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ میں جس اینڈ پہ بیٹھ کے اتنی سخت محنت کر رہا ہوں، میں آلو بیچ کے اگر وہ چپس بنانے والا ہے تو وہ کہیں پہ 1000 روپے کے اوپر بیٹھا ہوا پر کے جی کے حساب سے۔ تو ایسی بہت سی چیزیں جو انہوں نے بتائی، اس سے اندازہ یہ ہوگا کہ ہمارے پاس ایون ایجپٹ کو میں کمپیئر کر رہا تھا کہ ایجپٹ میں جو ہے ہمارے وہاں پہ جو ییلڈ اور پروڈکٹیوٹی ہے اس میں پازیٹیو اثرات کس لیے آئے ہیں کہ وہ اپنی جو اپنا فرٹیلائزرس ہیں اس فرٹیلائزرس کو استعمال زیادہ کر رہے ہیں ہم سے، پر مطلب ایکڑ اور ہیکٹر کے حوالے سے۔ اب سوال پیدا آتا ہے یہ چیزیں کیوں لوگ استعمال نہیں کر رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ اتنی پروفیٹیبلٹی جو ہے جنریٹ نہیں کر رہے ہیں، اس پروفیٹیبلٹی جنریٹ نہیں کریں، ایک ان ہیومن کنڈیشنز میں لوگ رہتے ہیں۔ لوگ جو ہے اگر میں کہتا ہوں کہ عورتیں اگر کہیں اس ملک میں کام کر رہی ہیں تو اکثر لوگ کہتے ہیں شہروں میں کر رہی ہیں جیسے آپ کر رہی ہیں، مگر آپ دیہاتوں میں جائیں تو وومن لیبر فورس جو ہے وہ زمینوں پہ کام کر رہی ہیں، کاٹن پکنگ میں سب سے زیادہ، یعنی آپ کے نسبت جو ہے ان کے جو حالات ہیں بہت ہی خراب ہیں، مگر پھر بھی وہ اس سے ایک ہمارے پروڈکشن کا ایک حصہ ہیں۔ تو اس حکومت نے تھوڑا سا جو ہم بجٹ میں دیکھ رہے ہیں کچھ لفاظی طور پہ تو اس میں شدت زیادہ نظر آتی ہے، مگر الوکیشنز میں اس لیے شاید نہیں الوکیشنز میں اس لیے بھی ویک ہیں کیونکہ جس ملک میں آپ 9000 روپے ٹیکس کے کلیکٹ کر کے اور سارے صوبوں کو 4000 روپے آپ دے دیں، 4000 ارب دے دیں، اس کے بعد باقی جو آپ کے پاس رہ گئے 2 ہیڈوں میں آپ کے وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ آپ جتنے بھی آپ نے قرضے اٹھائے ہوئے ہیں 42,000 ارب کے، اس کی ایک مارک اپ چارجز میں چلے جاتے ہیں، کچھ پرنسپلوں میں بھی واپس جاتے ہیں، ڈیفنس آپ کی 1600 ارب روپے پہ کھڑی ہے، اس کے بعد تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اب یہ ملک کیسے چلے؟ اب ملک میں کیا ہے کہ 4000 ارب سے لے کر 5000 ارب روپے ہمیں پھر مقامی اور ایکسٹرنل سورسز پیدا کرنے پڑیں گے، مگر تھوڑی دیر کے لیے میں پھر یہ سوچتا ہوں کہ اس کے بعد کیا ہوگا آگے۔ پھر پچھلے سال کی کیری فارورڈ جو ہے وہ اس سال کے لیے جو ہے وہ ایک بن گئی مطلب اوپننگ اسٹاک۔ اب وہ اسٹاک جب آگے جائے گا، یہ بیٹھے ہمارے اسٹاک کے آدمی، تو پھر کیا ہوگا؟ تو تھوڑی دیر کے لیے میرا خیال ہے کہ اس گفتگو کو میں اس طرح سمیٹوں کہ پاکستان میں اکنامک مینجمنٹ ریلیٹڈ کوئی اچھی ڈیسیشنیں آج نہیں، پہلے بھی کبھی نہیں ہوئی تھی۔ پاکستان میں 22 پروگرام آگے IMF کے، ہمیں کیا ضرورت پڑی تھی کہ 22 پروگرام آئیں؟ اس کی وجہ ایک تھی کہ ہم اپنا فائنینشیل ڈسپلن برقرار رکھنے میں آج سے نہیں،
ये 2 दहाइयों 3 दहाइयों की बातें हैं। एग्जैक्टली हम तो फिर ये उसको जो कहा जा रहा है सर, अगर गुफ्तगू को ऐसे हम समेटे कि कहा ये जा रहा है कि वो डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है, क्या कर दिया है, ये बजट कैसा दे दिया, देखो, ये बहुत मैं नहीं क्रिटिक्स कह तो रहा हूँ, बहुत ज्यादा हो ये रहा मैं नहीं कह है, रहा हूँ। लेकिन सर ये मुफ्ता भी तो एक पॉइंट है ना, देखिए, ये भी तो एक पॉइंट है कि यहाँ पर हम पहुंचे क्यों, इस नहज पर हम आए ही क्यों, क्या रीजंस थे जिसकी वजह से हम इतना ज्यादा मैं आगे आपको बढ़े? इसका सिंपल वे में बताता हूँ कि 20 और 25 की जो विजन थी, हसन इकबाल जब काम कर रहा था तो हमने भी बना कर दी। हमने कहा कि आप पाकिस्तान में अगर कोई लोअर मिडिल क्लास को बढ़ाना चाहते हैं और पॉवर्टी रिडन लोगों को वहाँ से निकाल कर आना चाहते हैं, किस लिए कि हुकूमतें मुस्तहकम हों, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहेगी तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी रहेगी। मैं आपको बताऊं तो हम ये कहते थे कि कम से कम 8 साल तक पाकिस्तान को 7% ग्रोथ की ज़रूरत है, सस्टेनेबल। उसके बाद हम कहीं पे इस जस्ट पुअर की क्लॉज जो इस्तेमाल होती है, वल्नरेबल पुअर्स बिलो $1, फिर $2 की रैंकिंग आ गई, $3 की रैंकिंग आ गई। हमें इनको बाहर इसलिए निकालना ज़रूरी है कि नताशा, इस शहर में आप भी बैठी हुई हैं, मैं भी हूँ, हर आदमी यहाँ लुट रहा है, तकरीबन हर तीसरा आदमी आपको कोई ना कोई स्टोरी सुना रहा है। ये हैं सोशो इकोनॉमिक एडवर्स इम्पैक्ट्स ऑन द सोसाइटी। आप पुलिस कितनी भी बढ़ा लें, इस वक्त आपको पता है एक पुलिस वाला जो है 785 लोगों की रखवाली कर रहा है, और 3 उसमें से अगर हम VIP के 33% निकाल दें नताशा, तो हमारे पास पुलिस है 1100 लोगों के लिए एक पुलिसमैन। सोशो इकोनॉमिक कंडीशन दुरुस्त करने की जरूरत है। हुकूमत जरूर कोशिश करे नताशा, हुकूमत जरूर कोशिश करने की जरूरत है, उसको मजीद काविशें करनी चाहिए, मजीद काविशें करनी है और डे बाय डे करनी है। अफरोज साहब प्लीज इस चीज को हाईलाइट कीजिए। फूड बास्केट के हवाले से बहुत ज्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है, पूरी दुनिया में क्राइसिस है, पाकिस्तान में भी है। पाकिस्तान एक वक्त था जब पल्सेस, चना, तमाम चीज़ों का इम्पोर्टर नहीं एक्सपोर्टर होता था, अब यहाँ पे तमाम चीज़ें इम्पोर्टर बनती हुई दिखाई दे रही हैं। तो प्लीज़ ये बताइए कि इन चीज़ों को टैकल भी करना है, चैलेंजेस ऑलरेडी बहुत सारे हैं, इन्फ्लेशन अपने हाईएस्ट पीक पर दिखाई देती है, पॉलिसी रेट हमारा बढ़ गया है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ गई है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली हम जिसे बोलते थे कि ये बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो फ्रेंडली है पाकिस्तान के लिए, अब थोड़ा सा हर जगह ही कुछ इन्फ्लेशन के असरात दिखाई दे रहे हैं। इसको प्लीज जरा पॉइंट आउट कीजिए। देखिए, ये फूड की जो आप देखें, जो हमारे मुल्क में ये तो अब बिकॉज बिफोर इट वाज ड्यू टू कोविड, देन इट वाज यूक्रेन वॉर, लेट्स से कोविड ख़त्म हो रहा है, यूक्रेन वॉर भी होपफुली ख़त्म हो जाएगी, लेकिन वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। कल जाके कोई और क्राइसिस भी आ सकती है, यूक्रेन आज भी चल रहा है, आई डोंट नो कब ख़त्म होगा, लेकिन हमें फूड की, जस्ट टू गिव यू एग्जांपल, एंड द बेसिक इशू दैट आई सी, द रूट कॉज ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स ऑफ फूड क्राइसिस विल इंक्रीज इन आवर कंट्री, बिकॉज हमारी पॉपुलेशन, विल बी सरप्राइज, बांग्लादेश में जो पॉपुलेशन ग्रो हो रही है उससे 100% ज़्यादा ग्रो हो रही है। बांग्लादेश में 1.25% पॉपुलेशन ग्रो हो रही है, हमारी 2.5% हर साल ग्रो हो रही है। लेट मी गिव यू एग्जांपल कि पिछले 10 साल में कोई नया फर्टिलाइज़र प्लांट नहीं आया। 6 मिलियन टन्स फर्टिलाइज़र की कैपेसिटी है। फूड को ग्रो करने के लिए आपको फर्टिलाइज़र चाहिए होता है, फर्टिलाइज़र को ग्रो करने के लिए गैस चाहिए होती है। हमारे यहाँ मेन वजह है 10 साल में कोई फर्टिलाइज़र प्लांट नहीं आया। आप देखें, फर्टिलाइज़र जो अगर 2000 रुपये की भी एक बैग मिल रही है आज, वो ओवरसीज जो शॉर्टफॉल होता है, हर साल हम इंपोर्ट कर रहे हैं, बोथ इन रबी क्रॉप एज वेल एज खरीफ क्रॉप, हम 10,000 रुपये की इंपोर्ट कर रहे हैं, 5 टाइम्स। और ये हमें बहुत टैकल करने की ज़रूरत है कि किसी तरह, अगर वो फर्टिलाइज़र मैन्युफैक्चरर्स ये भी कह रहे हैं कि अगर LNG भी आप इंपोर्ट करेंगे, गवर्नमेंट के अलावा इस वक्त कोई नहीं कर सकता LNG इंपोर्ट, वो कह रहे हैं भाई प्राइवेट सेक्टर को भी आप अलाउ करें कि वो करें। और हम तो फर्टिलाइज़र, वो कहते हैं कि फर्टिलाइज़र को हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जो यहाँ 2000 रुपये में बेच रहे हैं वो हम एडिशनल कैपेसिटी करके इंपोर्ट एक्सपोर्ट 10,000 में हम करेंगे। आप देखिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कितना आएगा। तो ये मैं समझता हूँ रिसेंटली डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल उन्होंने टेक ओवर किया है, एंड ये अगर कोई भी गवर्नमेंट आए, डजंट मैटर, आज गवर्नमेंट है, अगले साल कोई इलेक्शंस होते हैं, कोई और गवर्नमेंट आती है, लेकिन दे विल हैव टू फोकस ऑन दिस क्राइसिस कि हम 6 मिलियन टन्स कैपेसिटी 10 साल में कोई नया फर्टिलाइजर प्लांट नहीं आया, तो हम क्रॉप्स कैसे ग्रो करेंगे?
क्रॉप्स पे आप समझते हैं कि सबसे बड़ा जो एक मेन रीजन है वो फर्टिलाइजर का जी, पॉइंट ऑफ जी। व्यू, ये एस्पेक्ट अगर फुलफिल हो जाए, ये एस्पेक्ट अगर टैकल हो जाए तो ये क्रॉप्स जो है वो बहुत हमारी सारी चीजें जब्बार साहब ने जो बताया, बिकॉज प्रोडक्टिविटी ऑफ जो यील्ड है पर एकड़, उसमें हमारी वीकनेस, बहुत सारी दूसरी चीजें भी है, लेकिन ये ब्रॉड है कि कम से कम हमारी अगर क्वांटिटी कम भी है लेकिन इंक्रीज तो हो। अभी तो वो हमारी स्टेगनेंट हो गई है क्योंकि Right. आपके पास इतना फर्टिलाइजर है ही नहीं कि आप उसको इतना ज्यादा, और इंपोर्ट करने की गुंजाइश हमारी इतनी नहीं है कि हम ज्यादा से ज्यादा फर्टिलाइजर को इंपोर्ट कर तो सकें। आप समझते हैं कि सब्सिडीज देना एक सोल्यूशन नहीं है, सोल्यूशन ये है कि उनको वो वे आउट सप्लाई किए जाएं, वो वे आउट जो है उनके लिए जी। रखे जाएं जो कि इम्पोर्टेंट हैं अभी। बिल्कुल। अच्छा अफरोज साहब, ये तो हुई एग्रीकल्चर की बात, मैं आईटी के हवाले से भी बात करना चाहती हूँ। आईटी सर्विसेज सेक्टर में एक वन ऑफ द प्रोमिनेंट सेक्टर है जिसकी वजह से काफ़ी एक्सपोर्ट के नंबर्स जनरेट हो सकते हैं, काफ़ी चीज़ें जो है वो डबल या ट्रिपल नेक्स्ट ईयर में हो सकती हैं, जो कि दिख भी रहा है कोविड के बाद। तो क्या समझते हैं आप, आईटी को जितने एग्जेम्पशंस दिए गए, इसमें कुछ हॉलीडेज भी दिए गए हैं, कुछ टैक्सेस भी इसके जो है वो एग्जाम किए गए हैं, काफ़ी है? काफ़ी है जो उन्होंने ऑलरेडी इनके, और इसी वजह से आईटी एक्सपोर्ट्स आप देखें अराउंड 50% इस साल हमारी बढ़ी है। और इन्होंने अभी जो एक्सपोर्ट प्रोसीड्स में कुछ 1% आईटी वालों को देना पड़ता था, उसको उन्होंने 75% कम कर दिया है, यानी 1% की जगह अब सिर्फ 0.25%, यानी 1% से 0.5% पे आ गए हैं। तो मैं समझता हूँ ये एक और अच्छा इनको इंसेंटिव दिया है। और आईटी को तो मैं समझता हूँ कि बहुत हमारी इन्फेंसी स्टेज में अभी भी है। इंडिया की आईटी देखें तो $250 बिलियन का उनका जो है, सऊदी अरेबिया का शायद ऑयल इतना एक्सपोर्ट नहीं होता है जितनी इनकी इतना उनका IT आईटी होता है, राइट, एक्सपोर्ट्स हो हाँ। रही है। तो मैं समझता हूँ ये कंटिन्यूसली हर गवर्नमेंट को चाहिए कि ये इसको आईटी को मजीद और करें ताकि हम एक्सपोर्ट्स अर्निंग्स, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आईटी से हम ज्यादा से ज्यादा हम हासिल कर सकें। राइट, आईटी के ऊपर बात हो रही है, इंजीनियर साहब प्लीज कमेंट करें। एकेडमिकली आईटी का इसलिए भी ताल्लुक है क्योंकि जब आईटी हम एक्सपर्ट से बात करते हैं तो उनका ये कहना होता है कि हमें स्किलफुल जो बच्चे हैं, न्यू स्टूडेंट्स हैं या जो आईटी एक्सपर्ट आते हैं, हमें स्किल आईटी एक्सपर्ट चाहिए, हमें डिग्रीज वाले आईटी एक्सपर्ट नहीं चाहिए। आप समझते हैं कि एकेडमिकली आईटी की जो एक इंस्टीट्यूशंस हैं वो ज़्यादा एकेडमिकली पावर नहीं दे रहे, अगर वो एज कम्पेयर टू अगर प्रैक्टिकली लाइफ में देखा जाए, थोड़ा सा वहाँ पे एक ये लैकिंग नहीं है? देखिए, इस हुकूमत ने भी संजीदगी से आईटी को फ़रोग देने के लिए बातें भी की, और जो इन्होंने बात की वो भी दुरुस्त है कि 1% से आप 0.25 पे आ रहे हैं। आप उसके अलावा जो है कुछ पैसे जो हैं एक इनोवेशन टेक्नोलॉजिकल एक सेंटर्स वगैरह कुछ चीज़ें गवर्नमेंट ने सॉफ्टवेयर डेवलपिंग होने चाहिए, इंस्टीट्यूशनली भी गवर्नमेंट ने सपोर्ट किए हैं। मगर प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है कि मुस्तनद किस्म के एनालिस्ट जो हैं, जो इस काम में वाबस्ता हैं, वो कहते हैं कि हमें $1 बिलियन की आईटी एक्सपोर्ट के लिए 30,000 हमें 30,000 स्किल्ड लोग चाहिए। अब आपकी बात की तरफ वापस आते हैं। पाकिस्तान में आप देखें कि बहुत सारे पैसे खर्च किए गए। ये है कि नहीं, ये नहीं कह सकते नहीं किए, स्टेप टैप का पता नहीं क्या क्या। पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी जो है धड़ाधड़ जो है वो एक एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स मैन्युफैक्चर करती जा रही हैं, जो मार्केट में हमेशा एक डिमांड जो स्पेसिफिक होती है उसके मुताबिक हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस काम नहीं कर रहे हैं। Right. आज इस मुल्क में आप देखेंगे कि मुख्तलिफ इंजीनियरिंग फैकल्टी में लोग जो है बेरोज़गार भी हैं। मैं आपको बताऊं, 4,000 PhD इस मुल्क में बेरोज़गार है। मैं नहीं कह रहा हूँ, HEC कह रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप 4 लाख एजुकेशन में ग्रेजुएट्स भी पैदा कर रहे हो पाकिस्तान में, मगर जिन जगहों पे उनकी एक तालीम होनी चाहिए, जिस किस्म की तालीम होनी चाहिए, उसको हम कहते हैं हमेशा मार्केट डिमांड। आप हमेशा ग्लोबल मार्केट में देखते हो कि किस किस्म के लोग जो है वो किस किस्म की टेक्नोलॉजी ला रहे हैं। उस टेक्नोलॉजी को इंडिया हैज़ बिन फॉलोइंग सिंस लास्ट 17 ईयर्स। हम उसको फोरकास्ट जो है उस फोरकास्टों को फॉलो नहीं करते हैं। हम तो इवन कन्वेंशनल को भी अभी तक फॉलो करने के पीछे दौड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जिस मुल्क में आज भी जो इन्होंने फिगर आपको बताई, मेरा ख्याल है कि जो एक गैर मुस्तनद फिगर्स यही हैं कि पाकिस्तान से $3 बिलियन जो है वो आईटी की एक किस्म का हम कह सकते हैं कि ग्लोबल ट्रेड का एक हिस्सा बन रहा है। मगर ये क्या वजह है कि हिंदुस्तान जो है 265 अरब आईटी जो है के ऊपर काम कर रहा है। कोई हिंदुस्तान जो है वो कोई, मैं कहूँगा कि कोई हमारे लोगों से ऑन एन एवरेज
कोई प्रोटीन ज़्यादा खाना या क्या ये वो, लेट अस नॉट गो इनटू दैट थिंग। मगर सवाल ये पैदा होता है कि एक इक्विटेबल टर्म्स पे अगर हम आ जाएं तो हमारा एचआर बुरा नहीं है, मगर हमारे एचआर को उस स्पेसिफिक फिल्ट्रेशन में जाने की ज़रूरत है कि ये कहाँ जाएं। देखिए अब मैं पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल वाले आए PCI में, मैंने कहा भाई आप लोग कम से कम ये धड़ाधड़ 500 इलेक्ट्रिकल के इंजीनियर्स में खोल दिए, 600 उधर खोल दिए, कम से कम देखें तो सही कि इनकी एब्जॉर्प्शन कहाँ पे हो रही है। पाकिस्तान में जो भी एक टेक्नोलॉजिकल लोगों की एब्जॉर्प्शन डिमांड है वो प्राइवेट सेक्टर में है, देखें ना, गवर्नमेंट इतने नहीं जॉब्स प्रोवाइड कर सकती, वहाँ पे इन चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। तो इसको कंक्लूड इस तरह करते हैं कि हम एक रिसर्च बेस्ड स्ट्रेटेजी से बहुत दूर हैं। हमें एक रिसर्च बेस्ड स्ट्रेटेजी में मार्केट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमें लोगों को मैन्युफैक्चर करना है कि वो वहाँ पे खप सकें, वहाँ पे उनकी जॉब अवेलेबल हो। मैं आपको एक आखिरी बात बताता हूँ, आखिरी में बात, आई एम ए चेयरमैन ऑफ गवर्नमेंट की एक कंपनी जिसका नाम है KTDMC। मैं वहाँ पे सर्टिफिकेशन कोर्सेज करता हूँ, डिप्लोमा। मैं आपको आज रिलीजियसली बात बता रहा हूँ, रिलीजियसली, कि 90% लोग पास होने से पहले बुक कर चुका होता हूँ, मैं चले जाता हूँ इंडस्ट्रीज में। वाई? बिकॉज आई हैव स्ट्रक्चर्ड स्पेसिफिक प्रोग्राम्स, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, होम अप्लायंसेस, वहाँ हम कहते हैं कि भाई ये बच्चे तैयार हैं, हमें पैसे भी वो देते हैं, हमें डोनर्स जो है इतने पैसे देते हैं कि हम खर्च भी नहीं कर पाते, मैं आपको बताऊं। मगर क्या है, वो स्पेसिफाइड और स्पेसिफिक HR बन जाता है, वो पास होने से पहले एब्जॉर्ब होता है। इसीलिए IT में भी मैं ये कहता हूँ कि हमें IT में हमें HR चाहिए, जो HR ही चलाएगा उस IT को, उसके बगैर तो कुछ नहीं हो सकता। राइट, चलें जी, पॉइंट टेकन। एकेडमिकली थोड़ा सा यहाँ पर आप समझते हैं काम होने की ज़रूरत है। अफरोज साहब, मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाते हैं, अभी दोबारा मार्केट के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन एक सेक्टर जो मैं मिस कर रही हूँ वो भी उसका जिक्र करना ज़रूरी है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर। कोविड के बाद कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर एक्टिविटी बहुत ज़बरदस्त देखी गई, लेकिन आप क्या समझते हैं इस बजट के आने के बाद, ख़ासकर जो एक इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट आ रहा है, चाहे वो स्टील हो गया, चाहे वो सीमेंट हो गया, कोल प्राइसेस हो गए, क्या इम्पैक्ट होगा? कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री कहाँ जा रही है? देखिए, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है या ऑटो इंडस्ट्री है या आयरन स्टील इंडस्ट्री है, देखिए ये हमारे मुल्क में 1/3 जो है गाड़ियां लेते हैं वो लोन से लेते हैं, या 1/3 वो घर बनाते हैं, शायद उससे भी ज़्यादा वो लोन से बनाते हैं। तो वो हाई इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट में तो ये जो है ये थोड़े मसले होते हैं, अनलेस कि वो लास्ट ईयर जो सब्सिडाइज रेंट इंटरेस्ट पे दिए गए, उसी वजह से देखें मैं समझता हूँ उन्होंने कंस्ट्रक्शन पॉजिटिव और रियल एस्टेट नेगेटिव, कि एक खाली प्लॉट है इज अ ग्रेवयार्ड, ठीक है। तो उन्होंने ये किया है कि लोग प्लॉट को कन्वर्ट करें इनटू कंस्ट्रक्शन, यानी रियल एस्टेट को डिस्करेज किया है, यानी ग्रेवयार्ड बनाने से बेहतर है कि उसको कंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट करें ताकि उसका प्रोडक्टिव यूज हो। तो इस तरह से इन्होंने अब देखा हाई इंटरेस्ट रेट को, तो इस वक्त इन्फ्लेशन इतना हाई है शायद हम उसको कम नहीं कर सकते एटलीस्ट दिसंबर तक। अल्लाह करे यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो, जिस दिन कम होना भी शुरू हो गई तो आपकी ऑयल प्राइसेस $120 तक नहीं रहेगी। आज तक मुझे याद है प्रिंस वलीद सऊदी अरेबिया के, वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, उन्होंने कहा था वी मे नॉट सी ऑयल प्राइसेस गोइंग अप अगेन $100 ड्यूरिंग आवर लाइफ टाइम। आज अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज ये उन्होंने उस वक्त बोला था जब शेल ऑयल का प्रोडक्शन शुरू हुआ था, तो शेल ऑयल के प्रोडक्शन के बावजूद ये 120 तक गया है, इट इज बिकॉज ऑफ यूक्रेन वॉर। तो लेट्स होप एंड प्रे कि हमारे भाई यूक्रेन में, हमारे, ठीक है, दे आर नॉट मुस्लिम्स बट दे आर ब्रदर्स एज ह्यूमन बींग्स, कि इतने लोगों की तबाही, मुल्क की तबाही, तो दिस some common sense prevails and Russia, President Putin, I think he stops this war for the benefit of the world, you know. राइट, चलें जी, स्टॉक मार्केट के हवाले से सर कमेंट कर दें प्लीज़ कि नेक्स्ट वीक के अंदर क्या जो है वो सेक्टर्स ज़्यादा जो है वो पॉजिटिव जाएंगे, और दूसरा ये कि जो न्यू इन्वेस्टर्स हैं जो मार्केट के अंदर आना चाहते हैं, तो ये राइट टाइम है मार्केट के अंदर आने के लिए, एंट्री लेने के लिए? देखिए, हम हमेशा कहते हैं कि, और हमने बीइंग वन ऑफ द ओल्डेस्ट नाउ 65 ईयर्स, हमने तो देखा है कि अगर आप ब्लू चिप्स में करते हैं, इनफैक्ट इन्वेस्टर जो है वो तो हमेशा दुआ करता है मार्केट नीचे जाए और डिविडेंड बढ़े। तो हमारे मुल्क में डिविडेंड पिछले 80% पिछले साल अर्निंग्स और डिविडेंड्स ज़्यादा आए थे, और वो उसकी प्राइसेस कम हो रही है,
तो दे आर क्वाइट हैप्पी। तो हम हमेशा कहते हैं 2 से 4 दफ़ा जो कंपनी हर साल इंडेक्स कितना भी हो, कम हो ज़्यादा हो, 2 से 4 मरतबा जो डिविडेंड नहीं देता है, अप टू 4 टाइम्स भी देते हैं ब्लू चिप्स, वो इन्वेस्ट करें, उसके अलावा नहीं करें। छोटे लोगों की ताकत नहीं है जिसको हम कहते हैं कि वो गैम्बलिंग कर सके, दे डू नॉट हैव कैपेसिटी, गैम्बलिंग, डे ट्रेडिंग। एग्जैक्टली। Right. तो ब्लू चिप्स में डिविडेंड वाले, यानी इन्वेस्टमेंट मींस के डिविडेंड, अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है, डिविडेंड नहीं है, तो इट्स नॉट इन्वेस्टमेंट। राइट, पॉइंट टेकन सर। लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है, जब्बार साहब प्लीज ये बताइए कि इकोनॉमिक कंडीशन जो कि डिफॉल्ट की तरफ कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान जा रहा है, एक दुश्मन अनासर भी होते हैं जो चाहते हैं कि पाकिस्तान ऐसे ही फ्रेजाइल सिचुएशन में रहे, क्या समझते हैं आप कि अल्लाह ना करे कभी ऐसा वक्त तो नहीं आएगा? नहीं, पाकिस्तान एक्चुअली बहुत ही स्ट्रांग मुल्क है। देखें, इस कंपनी को कुछ इस तरह समझें कि पाकिस्तान जो है एक कंपनी है जिसके पास एक रॉ मटेरियल्स की बड़ी बहुतात है। पाकिस्तान की अगर आप वैल्यूएशन करें तो पाकिस्तान में अभी भी येट टू बी सोल्ड गोल्ड से लेकर कॉपर के बड़े बड़े ज़खायर हैं, एंड येट टू बी सोल्ड सो मेनी मिनरल्स व्हिच आर अवेलेबल, एंड येट टू बी एक्सप्लॉइटेड अ ह्यूज पोटेंशियल ऑफ एग्रीकल्चर। पता है ना, हम क्या करते हैं कि शुगर को एक्सपोर्ट कर देते हैं, फिर उस महंगी शुगर इंपोर्ट कर लेते हैं। हमारा मेन मसला ये है, नहीं सर, अभी तो बैन कर दी गई है। हाँ, हम तो जो बैन कर दी गई है है सस्ती export, वीट को जो है वो बेच के और महंगी वीट इंपोर्ट करते हैं। हमारे सबसे बड़े मसाइल ये हैं इकोनॉमिक मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस। अगर ये मुल्क किसी अच्छी गवर्नर, चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध की एक तकरीर लास्ट ईयर की मैं सुन रहा था, उसने कहा कि स्मॉल गवर्नमेंट बट द बेस्ट गवर्नमेंट, बेस्ट गवर्नेंस एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। अगर हम इसी फॉर एग्जांपल इसके ऊपर ही चलें, गवर्नमेंट छोटी होनी चाहिए मगर गवर्नेंस उसकी मजबूत होनी चाहिए। तो ये मुल्क मेरा अपने ख्याल में बहुत मजबूत मुल्क है, इसके पास वो सब कुछ है जो फ्यूचर में आपके पास अवेलेबल है डोर स्टेप। वेल, थैंक यू सो मच जब्बार साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया और काफ़ी अच्छी अच्छी बातें हुई। अफरोज साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। आज के दिन हमने बजट के हवाले से खासकर बजट के टैक्सेशन जो कि इम्प्लीमेंट हुए हैं, अफरोज साहब का भी यही कहना है और जब्बार साहब का भी यही कहना है कि मिडिल क्लास तबके के लिए ये बड़ा ही फ्लरिशिंग एक बजट पेश किया गया है, जिसकी वजह से जो रिच पीपल हैं या अमीर तबका है उसके ऊपर टैक्स भी इम्पोज किए गए हैं और टैक्स देना भी चाहिए एक रिस्पॉन्सिबल पाकिस्तानी होने के नाते। लेकिन साथ साथ पाकिस्तान की मजबूती के लिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए हम सबको एक होना पड़ेगा। दैट्स इट। इसी नोट पे प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।